So I'll just move forward with atomic mass. बिफोर दैट पहले क्या था, पहले तो देखो आज तो मास को कैलकुलेट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, बट उस समय प्रॉब्लम ये थी कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री नहीं थी। जिस वक्त मास को डिफाइन किया जा रहा था उस वक्त किसी एक पार्टिकुलर, जैसे मान लो हाइड्रोजन का मास पता था या कुछ एटम के मास पता थे, तो उन एटम के मास के साथ कैलकुलेट करने के लिए लोगों ने क्या किया, उसको रिलेट किया। जो भी साइंटिस्ट थे उन साइंटिस्ट ने क्या क्या किया, जैसे मान लो हाइड्रोजन का मास पता चल गया, तो बाकी हमें मान लो 35 36 एलिमेंट और पता चले, तो किया क्या, उन 35 36 एलिमेंट को भी उनसे रिलेट किया। रिलेट करने का मतलब अगर एक का मास पता है तो दूसरे का मास उसके रिस्पेक्ट में निकालना ही रिलेट करना होता है। अगर एक का मास पता है, अगर हमारे घर में 10 पर्सन है और मुझे किसी एक का मास पता चल गया है और मैं एक दूसरे की वेट और एक दूसरे की साइज वगैरह को या किसी भी तरह से मैं अगर उनको रिलेट कर पा रहा हूं और रिलेट करके अगर मैं मास निकाल ले जा रहा हूं, तो मेरी एक ये कंडीशन भी है। आज तो हमारे पास अवेलेबिलिटी है कि मैं उसको तौल सकता हूं या फिर उसको मेजर कर सकता हूं कहीं भी रख करके, लेकिन पार्टिकुलरली अगर मेरे पास वो व्यवस्था ना हो और मैं किसी को रिलेट कर पाऊं, लाइक इनकी हाइट सिमिलर है, इनकी ब्रेथ सिमिलर है, तो इनका भी मास सिमिलर होगा। तो जैसे मान लो ये एक तरीके का ये भी मेजरमेंट है कि मैं बोलूं कि इनकी हाइट ब्रेथ सेम है इसलिए इनका मास सिमिलर होगा, और या तो फिर कुछ और मैं बोल सकूंगी चलो इनकी हाइट कम है लेकिन इनकी ब्रेथ ज्यादा है इसलिए इनका मास उनके बराबर आना चाहिए। तो ये कुछ रिलेटिव मास की कंडीशंस है, तो एग्जैक्ट कंडीशंस तो नहीं है, लेकिन प्रॉपरली उस वक्त इसको करने के लिए कुछ ऐसे ही डिफिनीशंस को तैयार किया गया, ऐसे ही तरीके से इसको रिलेट किया गया। तो आई विल राइट द डेफिनेशन फर्स्टली एंड देन आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड विद नंबर ऑफ थिंग्स, सो जस्ट राइट इट डाउन। तो बेटा यहाँ तक जैसे कि एटॉमिक मास है, तो पहले तक क्या था कि बिफोर द, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बिफोर द एडवेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर डिटरमाइनिंग द एटॉमिक मास एक्यूरेटली, scientists were determining mass of one atom relative to other atom by experimental means। बेटा होता क्या था, पहले जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री थी वो अवेलेबल नहीं थी, उसको एडवेंट नहीं किया गया था। तो उसके पहले जो डिटरमाइन करते थे, जैसे कि आज हमारे पास अवेलेबल है तो हम मास को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो उस वक्त साइंटिस्ट कैसे डिटरमाइन करते थे, एक एटम से दूसरे एटम को रिलेट करके उसके मास को डिफाइन करते थे। जैसे हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम वाज ऑर्बिटली असाइंड एज अ मास ऑफ 1। जैसे हाइड्रोजन का मास सबसे पहले 1 डिसाइड किया गया क्योंकि ये सबसे ज्यादा कम होता है और सबसे लाइटेस्ट एटम होता है, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल होता है, तो सबसे पहले इसका 1 डिसाइड किया गया विदाउट एनी यूनिट, बिना किसी यूनिट के साथ। एन एलिमेंट वेयर असाइंड मासेस रिलेटिव टू इट, और दूसरे एलिमेंट को इनके मास के साथ रिलेट किया गया, मतलब कि बाकी एलिमेंट जो थे उसको हाइड्रोजन स्केल पे मास को डिटरमाइन किया गया। तो सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले जब एडवेंट नहीं था, स्पेक्ट्रोमेट्री एडवेंट नहीं थी जो आज अवेलेबल है, उस वक्त नहीं थी, तो उस वक्त डिफाइन करने के लिए क्या करते थे साइंटिस्ट ने, क्या किया था, एक हाइड्रोजन के मास को निकाला, हाइड्रोजन के मास को एक्यूरेटली 1 माना गया, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल हाइड्रोजन बीइंग लाइटेस्ट एटम वाज ऑर्बिटली असाइंड एज अ मास ऑफ 1, तो इसके मास को 1 बोला गया और विदाउट एनी यूनिट, बिना किसी यूनिट के साथ, एंड एलिमेंट्स वेयर असाइंड मासेस रिलेटेड टू इट, और बाकी एलिमेंट को इसके मास के साथ रिलेट किया गया। बट लेटर ऑन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट सिलेक्टेड द मोस्ट स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन। बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट ने, जो केमिस्ट की जो यूनियन थी इंटरनेशनल, उन्होंने एक सेलेक्ट किया एक नया पार्टिकल जिसका नाम था कार्बन का आइसोटोप C12 आइसोटोप। आइसोटोप पहले भी बताया हुआ है कि क्या होता है, कार्बन के आइसोटोप मतलब कि कार्बन 12, और कार्बन 12 सबसे स्टेबल आइसोटोप होता है कार्बन का। तो कार्बन के आइसोटोप C12 को एक तरीके से सबसे ज्यादा महत्व दिया गया और एक स्टैंडर्ड स्केल पे उसको लिया गया, तो एज ए स्टैंडर्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द वेरियस एलिमेंट।
तो बाकी एलिमेंट को मेजर करने के लिए या बाकी एलिमेंट के मास को मेजर करने के लिए कार्बन 12 आइसोटोप को एज ए स्टैंडर्ड यूनिट के साथ लिया गया और वही रिलेट करके बताने लगा। पहले क्या था, हाइड्रोजन को लिया गया था। आज तो मास जो स्पेक्ट्रोमेट्री है वो भी अवेलेबल है, लेकिन पहले नहीं थी, तो पहले हाइड्रोजन को लिया गया, फिर कार्बन के जो मोस्ट स्टेबल आइसोटोप थे उनको लिया गया। तो कार्बन का मोस्ट स्टेबल आइसोटोप उसको बताता था कि कैसे उसका मास कैलकुलेट किया जाए। तो पहले हम कुछ स्केल्स की बात करेंगे, जैसे मान लो हाइड्रोजन स्केल पे निकालना हुआ, तो अगर हाइड्रोजन स्केल पे मान लो निकालना है तो यहाँ पे लिखते हैं पहले तो ऑन द हाइड्रोजन स्केल, तो फॉर्मूला देखते हैं ऑन हाइड्रोजन स्केल। तो रिलेटिव मास यहां पर अगर मैं निकालूं हाइड्रोजन स्केल पे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास रिलेटिव एटॉमिक मास को RAM से भी डिनोट करते हैं। तो RAM रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू relative mass of one atom of an element, mass of one atom of an element divide by mass of hydrogen atom, divide by mass of हाइड्रोजन एटम। बेटा देखो, करना कुछ नहीं है, पहली बात ये फॉर्मूला लिख लो आराम से, इस फॉर्मूले को, ये हाइड्रोजन स्केल में मास को कैसे निकालेंगे वो स्केल है ये, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजी चीज लिखी हुई है अंदर। देखो, अब मान लो एलिमेंट हमारे पास है सोडियम अवेलेबल है, ठीक है। अब सोडियम के पास जितने भी एटम है, मान लो इसके पास ओवरऑल 27 एटम प्रेजेंट है, ठीक है। मान लो एक सोडियम एलिमेंट है, जितना एलिमेंट मान लो छोटा सा पार्ट लिया और उसके अंदर मास को कैलकुलेट किया, बेटा 27 एटम तो बहुत कम होते हैं, लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड बता रहा हूं, मान लो एक 27 एटम प्रेजेंट है, तो इसके मैंने एक एटम लेना है, एक एटम का मास, एक एटम का लेना है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, तो एक एटम लेना है, इसका निकालना है और मास ऑफ वन एटम कैलकुलेट करना है। तो m1 मान लो ये मास ऑफ वन एटम, अब आ गया मान लो 2, ठीक है। 2 मान लो किसी भी ग्राम में आ गया, AMU में आ गया, जो भी आ गया, मान लो 2 आया है इसका मास, अभी तो मान लो यूनिट भी नहीं बता दो। अब हम इसको क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का निकाल लेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 होता है ऑलरेडी, इसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास को निकालने के लिए सबसे पहले हम 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे, आराम से पता चल गया एक एटम का मास इसका रिलेटिवली कितना आया, जितना हाइड्रोजन स्केल पे होता है उससे डिवाइड कर दिया, ऑब्वियसली पता चल गया कि इसका मान लो 2 आया है। मान लो ये एक XY होता है, तो ये 2XY आ चुका है अभी, ठीक है, क्योंकि 2 को हमने डिवाइड कर दिया है। अब RAM 2/1 आ गया, क्योंकि हमने मास ऑफ वन एटम निकाला और वो इसकी वैल्यू 2 थी सोडियम के लिए, और उसको हमने रिलेटिव एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम हाइड्रोजन वाले मास से डिवाइड किया, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम से डिवाइड करेंगे। अब हम इसमें टोटल ओवरऑल 27 एटम प्रेजेंट है, तो अगर हम पूरे पूरे एलिमेंट का मास निकालना चाहते हैं, तो अगर 27 प्रेजेंट तो 27 को बस मल्टीप्लाई कर दो, इसको 27 को 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इसकी वैल्यू आई है, RAM की जो वैल्यू आई है, इसको बस 27 मल्टीप्लाई कर दो RAM। अब ये 2 आया है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 27 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब कि 54। करना कुछ नहीं है, बस स्केल पे सीधे सीधे मास ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट निकाल लेना है। मान लो सोडियम है, उसके पास 27 एलिमेंट्स हैं, उसका एक एटम निकाला, उसके मास को कैलकुलेट किया, उसका मास मान लो, उसके मास को रखा वहां पे और मास मान लो 2 है, 2 को बस डिवाइड किया और रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया। तो बस हमें मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट निकालना है या वन एटम रख देना है, आराम से हमें वैल्यू पता चल जाएगी। आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। अगर हमें ऑक्सीजन के स्केल पे निकालना है, मान लो यही चीज ऑक्सीजन स्केल पे निकालनी है, ऑन द ऑक्सीजन स्केल,
ऑक्सीजन स्केल पे निकालने के लिए RAM मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू आएगी मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट mass of one atom of an element divide by 1 by 16 into mass of one hydrogen atom या oxygen atom mass of one ऑक्सीजन एटम इनमें 1/16 क्यों किया है क्योंकि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है वो 16 होता है क्योंकि ऑब्वियसली वहां पर 16 और वो पहले से कैलकुलेटेड था उस वक्त आज जो हमें पता है एटॉमिक मास वो 16 होता है इसीलिए हमने 1/16 किया है अगर 1/16 कर देंगे मास ऑफ वन ऑक्सीजन 16 होता है तो 1/16 इंटू 16 कट जाएगा और फिर से 1 आ जाएगा यानी कि हम फिर से मास ऑफ हाइड्रोजन एटम यानी कि इसी स्केल पे पहुंच चुके हैं तो इसकी वैल्यू 1 ही थी और अभी हमने यहाँ पर भी वही चीज करी है 1/16 कर दिया है और 16 ऑलरेडी इसकी होती है वन ऑक्सीजन एटम की तो 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा ये कट के 1 आ जाएगा तो फिर से हम स्केल वही यूज कर रहे हैं समझो मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम बस अलग अलग स्केल पे बात कर रहे हैं वन ऑक्सीजन स्केल की बात करेंगे तो वो भी सिमिलर चीज आएगी लेकिन स्केल बस चेंज हो जाएगी अब हम बात करते हैं आगे तरीके से तो ये तो दो तरीके की स्केल्स थी तो आई डोंट थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी जो आज हमारी स्केल है उसकी अगर मैं बात करूं तो पहले तो हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन स्केल्स पे मुनाफा करते थे लेकिन आज हमारे पास स्केल है कार्बन स्केल तो द प्रेजेंट स्टैंडर्ड यूनिट व्हिच वाज अडॉप्टेड इंटरनेशनली जो आज हमारे पास अडॉप्टेड है वो अडॉप्टेड है इंटरनेशनली उसको हम अडॉप्ट कर चुके हैं और हर जगह पर वही मान्य है इट इज बेस्ड ऑन द मास ऑफ कार्बन 12 एटम ये कार्बन 12 एटम के मास पे डिपेंड करती है so carbon 12 is assigned a mass of exactly carbon 12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass units एक कार्बन 12 एटम 12 AMU को डिफाइन करता है AMU मतलब एक यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट क्योंकि कोई एटॉमिक मास यूनिट कोई मास को कैलकुलेट करने की कोई उस वक्त पार्टिकुलर यूनिट नहीं थी तो एटॉमिक मास यूनिट AMU में ही डिफाइन किया जाने लगा So, and the masses of all other atoms are given relative to this standard one atomic mass unit is defined as a mass exactly equal to 1/12 the mass of one carbon 12 atom. इसका मीनिंग है कि बाकी का जो भी एटॉमिक मास निकाला गया है वो इस कार्बन 12 के AMU के स्केल पे निकाला गया है मतलब इसके रिलेटिव मास के साथ निकाला गया जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिलेटिव स्ट्रेंथ को या रिलेटिव मास को निकाला था उसी तरह कार्बन की रिलेटिव ने या कार्बन की स्टैंडर्ड स्केल पे इसको निकाला जाने लगा और वही चीज जो हमने ऑक्सीजन पे की थी या हाइड्रोजन पे की थी आज हम कार्बन के स्टैंडर्ड यूनिट पे करते हैं और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कार्बन इज असाइंड ए मास ऑफ एग्जैक्टली 12 एटॉमिक यूनिट और कार्बन को आज हम एक मास एग्जैक्टली 12 AMU को डिफाइन कर चुके हैं मतलब एग्जैक्टली 12 AMU को यह कंटेन करता है अगर आज हम कार्बन स्केल की बात करें तो कार्बन स्केल पे कुछ करना नहीं है बस सेम चीज यही है कोई बस दिक्कत की बात नहीं है बस केवल हमें याद करने के लिए चीजें हैं कि अगर कोई पूछ ले तो पता होना चाहिए बाकी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास सीधी सीधी चीज है आज लोग सीधा सीधा पढ़ते हैं और सीधे से लिखते हैं बस लिखाने का तरीका यही है कि एटलीस्ट पता हो चीजें जानने में दिक्कत ना हो कोई पूछ ले तो बता सको तो इसको लिख सकते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास this is totally the theory part so you should know about that bus RAM is equal to mass of one atom of an element mass of one atom of an element divide by 1/12 क्योंकि वहां पे 1/16 था तो मास ऑफ 1 या कार्बन 12 मास
आई डोंट थिंक कि यहां तक कोई दिक्कत होगी। ठीक है, बस जैसे ऑक्सीजन स्केल, हाइड्रोजन स्केल, वैसे ही कार्बनिक स्केल। ठीक है। अच्छा, 1/A, अच्छा एएमयू कर रहे तो एक बार एएमयू की यूनिट को देख लेते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होती है उसको एएमयू बोलते हैं। एक बार देख सकते हैं इसके बारे में। एटॉमिक मास यूनिट, इसको एएमयू बोलते हैं। और द एटॉमिक मास यूनिट, एक बार लिख सकते हैं इसको, जैसे कार्बन स्केल पे ही हर चीज देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक मास unit, atomic mass unit, AMU is equal to AMU is equal to 1/12 mass of one atom of carbon 12 isotope. Mass of one atom of carbon 12 isotope. ठीक चीज ऊपर बताई है मैंने, वही चीज फिर से डिफाइन कर रहा हूं, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 1 AMU is equal to 1/12 into mass of 1C12 एटम। C12 मतलब कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, तो मास ऑफ वन न्यूक्लियन इन C12, इसको हम आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 1 AMU हो गया आपका, इसकी वैल्यू होनी चाहिए ये 1 AMU। AMU तब आया जब कार्बन स्केल चल रही थी। तो ये तो हमारा हो गया कैसे हमने एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया। ठीक है, अब हम अगर न्यूक्लियॉन्स का मास निकालना चाहें, मास ऑफ द, देखो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। सो मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड, अगर मैं निकालना चाहूं तो इसको मैं सीधे C12 यूनिट पे भी निकाल सकता हूं। तो ये जो डिफाइंड था उस वक्त, ये स्टैंडर्ड यूनिट है कि मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन्स is in C12 atom is equal to 1.66 into 10 to power minus 24 मिलीग्राम, और इसको हम लिख सकते हैं 1.66 into 10 to power minus 27 किलोग्राम। और यही हमारा मास होता है एक प्रोटॉन का। मैंने पहले भी शायद डिफाइन करवाया है, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आल्सो 1.6 × 10⁻27 होता है। तो मास ऑफ इसको लिख सकते हैं इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, या वन मास ऑफ वन प्रोटॉन। ठीक है, आई डोंट थिंक कि इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। सो हमें कुछ पॉइंट्स लिखने भी हैं यहाँ पर, जैसे 1 AMU इज आल्सो कॉल्ड एज, 1 AMU को डाल्टन भी बोलते हैं। तो 1 AMU इज आल्सो कॉल्ड है, ये चीजें थोड़ा रटनी भी पड़ेंगी और आनी चाहिए, एक बार पढ़ना है खुद से। आल्सो कॉल्ड एज डाल्टन, या इसको DA से भी डिनोट करते हैं, DA। और उसके बाद AMU को आज के दिन हम AU से ज्यादा रिप्रेजेंट कर दिया गया है। सो टुडे AMU has been
रिप्लेस्ड बाय यू, बट डरने की बात नहीं है, कुछ ऐसा अचानक सा कुछ गजब सा नहीं चल रहा है, बस नॉर्मल सी चीजें हैं, इनको याद करना है, चीजें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। When AMU has been replaced by U, which is known as undefined unified mass, which is known as unified mass. ओके, तो अगर मैं ये दो चीजें आपको याद रखनी है, आज एएमयू को एयू से रिप्लेस कर दिया गया है। कुछ और चीजें हैं जो और जानने लायक हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट tells us as how many times an atom of an element is heavier than 1/12 of the carbon atom। किसी भी पार्टिकल का एटॉमिक मास जो होता है वो हमें बताता है कि एक कार्बन एटम के 1/12 पार्ट से वो कितना ज्यादा भारी है। अगर हम रिलेटिव मास को, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं एक एटम के या एक एलिमेंट के, तो हमें इस बारे में जानकारी देता है, क्योंकि हमें रिलेटिव मास निकालना होता है उस वक्त। तो अगर मैं यहाँ पर लिख भी सकते हो इस चीज को कि the atomic mass of an element tells us as to tell us as to how many times an atom of an element how many times of an it how many times an atom of an element how many times of an atom of an element is heavier than 1/12 of an carbon atom, is heavier than is heavier than 1/12 of an atom of carbon, of an atom of C12, यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप। अगर मैं कोई एग्जांपल निकालना चाहूँ तो इसको निकाल सकता हूँ। इसमें मान लो कि एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन एक है, हाइड्रोजन का जो मास होता है, मास ऑफ एन हाइड्रोजन, मास ऑफ एन या मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन is equal to 1.6736 into 10 to power minus 24 ग्राम। ठीक है, एंड मास ऑफ अभी हमने मास ऑफ उसका मास निकाला हुआ है सेकंड वाले का, जिसमें मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ वन न्यूक्लियंस ऑफ C12 एटम, वन न्यूक्लियंस या वन प्रोटॉन्स ऑफ या वन एटम ऑफ C12 एटम कितना हो जाएगा? 1.67 1.66 वो तो कितना था, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, यही था। अब हमें अगर निकालना है इसमें, तो हम मान लो मास हमें निकालना है कि इन टर्म्स ऑफ एएमयू, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो इन, क्योंकि हम एयू कार्बन 12 से कैलकुलेट कर ले, तो इसको हम एएमयू में निकालेंगे। तो इन टर्म्स ऑफ एएमयू, द मास ऑफ in terms of AMU, the mass of hydrogen atom कितना हो जाएगा, is equal to 1.6736
36 into 10 to power minus 24 gram divide by 1.66056 into 10 to power minus 24, ये 1.66056 था, ठीक है, ग्राम इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1.0078, यानी कि 1.008 AMU। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। अच्छा, ये केवल बस इतने कितने टाइम्स भारी है वही मैं देखना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैग्नीशियम एटम ले लिया, तो मैग्नीशियम एटम क्या होगा, मान लो एटॉमिक ऑफिस लिखो भी, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 AMU, उसका 24 होता है। इट मीन्स दैट an atom of magnesium is wait, so atomic mass of Mg is 24 AMU, so it means that an atom of magnesium is 24 times, magnesium is 24 times heavier than 1/12 of mass of carbon atom, but 24 times heavier than 1/12 of mass of C12 atom। अगर एटॉमिक मास हमें जैसे मान लो आज पता है कि 24 AMU है मैग्नीशियम का, इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का जो मास है वो 1/12 ऑफ कार्बन मास के 24 टाइम्स है, क्योंकि ऑब्वियसली वो मास ज्यादातर आप देख रहे हो कि 1/12 ऑफ C12 की वैल्यू 1 आ ही रही है, क्योंकि 1 ही आती है वो। अगर हम उसको रिलेटिव मास में निकालते हैं तो रिलेटिव मास की वैल्यू बस 0.0 में केवल वेरिएट करती है, बाकी 1/12 एक स्केल है, 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास के पे ही वो आती है। अगर 24 आ रही है तो हमें आज ये पता चल पा रहा है कि 1/12 ऑफ C12 मास को अगर हम 24 गुना कर रहे हैं तभी हमें एटॉमिक मास की वैल्यू पता चल रही है। तो 24 टाइम्स होगी, ये हमें पता चलता है कि रिलेटिव मास से, ठीक है। और एटॉमिक मास क्या आता है, वो आता है 24 AMU। तो इसको हम कार्बन स्केल पे निकालते हैं, कार्बन स्केल पे जनरली वैल्यू जो होती है वो AMU में आती है। आई डोंट थिंक कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी।